सबसे पहले पुलिस फौजी ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे अवसर दिया कि आज आप लोग के बीच में कुछ जानकारी जो है वो शेयर कर सकें। और जैसे आप सब लोग जानते हैं कि आज का विषय जो है वो बेलेबल वारंट क्या होता है और नॉन बेलेबल वारंट क्या होता है, इसी से है। तो हम लोग आज इसी पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे कि बेलेबल हम लोग वारंट किसको कहेंगे और नॉन बेलेबल वारंट किसको कहेंगे। इसको जानने से पहले थोड़ा सा भूमिका में जाना होगा कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। बेलेबल नॉन बेलेबल को जानने के पहले आपको वारंट को जानना होगा कि वारंट क्या होता है, वारंट की स्थिति क्या, कब स्थिति उत्पन्न होती है जब हम वारंट जारी होता है किसी के खिलाफ में। तो थोड़ा सा आप लोग को बैकग्राउंड ले जाएंगे ताकि आप लोग को समझ में आएगा कि वारंट, उसके बाद फिर बेलेबल वारंट और BW बोलते हैं उसको हम लोग, और NBW बोलते हैं, बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाएंगे ताकि आप उसको और आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि केस जो है दो तरीके से स्टार्ट होता है। एक जो है पुलिस के द्वारा स्टार्ट किया जाता है केस को, और एक केस जो है वो जो पीड़ित व्यक्ति है वो चाहे तो सीधे सीधे कोर्ट में जा कर के भी केस कर सकता है। और एक स्थिति भी है जहाँ पे जिस तरीके से केस होता है कि अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो खुद भी जो है सो मोटो भी केस जो है किसी केस को वो ला सकता है खुद भी। तो सो मोटो भी तरीका है, लेकिन जनरली जो है दो तरीके से केस होता है। एक जो है पुलिस के द्वारा किया जाता है तब, पुलिस में जब FIR होता है तब, या दूसरा स्थिति होता है कि पुलिस अगर FIR नहीं ले रही है या आनाकानी कर रही है उस केस के बारे में, तो जो पीड़ित व्यक्ति है, उस अपराध से पीड़ित व्यक्ति है, वो चाहे तो सीधे सीधे जा कर के कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। तो इस चीज़ को जानकारी सभी को होना चाहिए। हम लोग को, बहुत से लोग को ऐसा लगता है कि नहीं पुलिस केस नहीं की तो फिर हम लोग क्या करेंगे, पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही है। तो ऐसा नहीं है। अगर पुलिस आपकी बात नहीं सुन रही, आपने पुलिस के पास गए, थाना प्रभारी के पास गए, या उसके ऊपर भी आपने प्रयास किया, इंस्पेक्टर हो या DSP हो या SP हो, उस लेवल पर भी अगर आपने प्रयास किया, उसके बाद भी केस नहीं लिया जा रहा है, तो आपके पास एक विकल्प, कोर्ट का दरवाज़ा हमेशा खुला है। आप चाहें तो जा कर के कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। इसके लिए कहीं से कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो दोनों ही स्थिति में, चाहे पुलिस केस करे, पुलिस के द्वारा FIR होके केस आए, या तो आप कोर्ट में केस करते हैं तब, दोनों ही स्थिति में जो है उसका प्रक्रिया, यहाँ तक आने के लिए आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी एक बार बताए थे। उसका प्रक्रिया कि पुलिस के द्वारा अगर कोई केस किया जाता है तो वहाँ दो तरह का केस होता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो गंभीर प्रकृति के होते हैं, पुलिस का ही पहले हम डील कर लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि साधारण प्रकृति के होते हैं। तो जिसको हम लोग साधारण प्रकृति के समझते हैं, और जिसमें इसको कैसे हम लोग समझेंगे कि कौन साधारण है कौन गंभीर प्रकृति का है, तो उसको हम लोग धारा से समझ सकते हैं, या उसका जो ग्रेविटी है, ऑफेंस का जो ग्रेविटी है या गंभीरता है, जो है अपराध का जो गंभीरता है, उससे हम उसको समझ सकते हैं कि ये जो है गंभीर प्रकृति का है और ये जो है साधारण प्रकृति का है। एक सिंपल सा उदाहरण दे रहे हैं आपको। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपको एक थप्पड़ मारा, तो कोई अगर एक थप्पड़ मारता है गाल पे या कहीं पर भी बॉडी पर मारता है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि एक साधारण प्रकृति का अपराध है, बहुत गंभीर बात नहीं है या बहुत गंभीर मामला नहीं है ये। लेकिन इसी तरह से अगर कोई आदमी कोई धारदार हथियार से या कोई रॉड से या कोई ऐसे मजबूत चीज़ से किसी को मारता है शरीर में या सिर में, जिससे उसका हाथ पैर या कोई चीज़ जो है ज्ञानेंद्रियों में से कोई चीज़ या हाथ पैर कहीं पर भी टूट फूट हो जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है ये गंभीर प्रकृति का अपराध है, छोटा मोटा नहीं है। तो देखने से ही समझ में आ जाता है कि ये छोटा मामला नहीं, यह गंभीर मामला है। तो ऐसे ही इसको समझने का ज़रूरत है
कि साधारण प्रकृति मतलब साधारण तरीके से जो अपराध होता है, जो छोटा मोटा, बहुत ज़्यादा उसमें नुकसान नहीं होता है, बहुत ज़्यादा क्षति नहीं होता है, उस वैसे केस को हम लोग कहते हैं कि साधारण प्रकृति का केस है। और इसी के विपरीत जब उसमें ज़्यादा चोट लगता है या ज़्यादा उसमें सीरियस रहता है बात, तब हम लोग उसको कहते हैं कि ये गंभीर प्रकृति का अपराध है। अब इसका फ़र्क क्या होता है, बहुत सारे पुलिस पदाधिकारी जो थाना में काम करते हैं वो लोग भी अभी जुड़े हुए हैं, तो वो लोग भी इस बात को भाली भांति समझते हैं कि इसका फ़र्क क्या पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि अगर वो संज्ञेय अपराध है, संज्ञेय मतलब जो गंभीर प्रकृति का अपराध होता है उसको हम लोग संज्ञेय अपराध कहते हैं, गंभीर प्रकृति का अपराध। हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाएंगे, कानूनी भाषा में नहीं बात करेंगे। संज्ञेय अपराध मतलब गंभीर प्रकृति का अपराध और असंज्ञेय अपराध मतलब साधारण प्रकृति का अपराध। तो हम लोग उसको साधारण और गंभीर लेके चलेंगे। तो साधारण प्रकृति का जब अपराध होता है उसमें अगर कोई गंभीर प्रकृति का अपराध है तो ऐसे स्थिति में जो है FIR दर्ज होगा। लेकिन केवल असंज्ञेय होगा, पुलिस डायरी में एंट्री होगा, फिर उसका कार्रवाई आगे चलेगा। लेकिन गंभीर प्रकृति का अपराध है या गंभीर प्रकृति का और साधारण प्रकृति दोनों तरह का अगर अपराध है, जैसे कि साधारण तरीके से भी किसी को मारा गया, किसी आदमी को, और किसी को हो सकता है कि गंभीर तरीके से भी मारा गया, तो इसको हम लोग गंभीर प्रकृति का अपराध कहेंगे। तो जहाँ गंभीर प्रकृति का अपराध है, संज्ञेय अपराध है, तो वैसे स्थिति में जो है वो FIR दर्ज करने का प्रावधान जो है वो कहा जाता है CRPC में कि FIR दर्ज करना है। हम धारा उरा बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, तो आप लोगों को समझने के लिए, तो उसमें जो है FIR दर्ज करना है। और FIR जैसे ही दर्ज होगा तो उसमें फिर अनुसंधान स्टार्ट हो जाता है। जैसे FIR हुआ और अनुसंधान जारी हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे है कि उस आदमी को जिसके खिलाफ में केस हुआ, आपने केस किया, जिसके खिलाफ ने आपने केस किया है ना, उसको पुलिस गिरफ्तार करेगी नहीं करेगी, ये कैसे डिसाइड होगा, ये कैसे पता चलेगा कि FIR तो हो गया लेकिन उसको गिरफ्तार किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ये चीज़ है। तो सिंपल सा मामला है कि जहाँ साधारण प्रकृति का केवल अपराध है, असंज्ञेय अपराध है, तो वहाँ पुलिस डायरेक्ट जो है वो गिरफ्तार नहीं कर सकती किसी को। जो साधारण प्रकृति का केवल अपराध है तो उसमें पुलिस को पावर नहीं कि उसको गिरफ्तार करे। लेकिन अगर संज्ञेय प्रकृति का अपराध है तो उसमें भी दो भाग किया गया है ना। संज्ञेय प्रकृति का अपराध है मतलब गंभीर प्रकृति का अपराध है, तो उसको भी दो भाग में बांटा गया है। कानूनी दृष्टिकोण से दो तरीके से उसको बांटा गया है। वो कैसे बांटा गया है? वो बांटा गया है कि कोई ऐसा अपराध है, ऐसा कोई अपराध किया गया है जिसमें CRPC में और CRPC का इंडेक्स में, शेड्यूल में, या हम कह सकते हैं कि IPC में या किसी भी और कानून में, है ना, 7 साल तक का सज़ा का प्रावधान है। क्या हमने कहा? दोबारा फिर हम रिपीट कर रहे हैं। अगर IPC में या किसी अन्य कानून में 7 साल तक का सज़ा का प्रावधान है तो वैसे केसेस में पुलिस जो है वो सीधे सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकती है। पहला ये जान लीजिए। तो उसके लिए कैसे, जो आम आदमी है उसको कैसे जानकारी होगा? तो उसके लिए आपको CRPC का शेड्यूल 1 देखना होगा, अनुसूची 1 देखना होगा कि जो आपके ऊपर अपराध का धारा लगा हुआ है, तो आप CRPC देखेंगे तो CRPC में आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा धारा में क्या सज़ा है, या IPC आप देख सकते हैं, उससे भी देख के आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा धारा इसमें आपके खिलाफ जो लगा है उसमें क्या सज़ा है, सज़ा का प्रावधान कितना है, मतलब कितना सज़ा दिया जा सकता है किसी केस में। तो वो धारा के अनुसार डिसाइड होता है कि किस धारा में कितना सज़ा होगा, ये कितना फाइन होगा या दोनों होगा, वो सब डिसाइड होता है। तो ये आपके लिए जानना जरूरी है कि कोई ऐसा अपराध जिसमें सज़ा का प्रावधान 7 साल तक का है, तो उसमें जो है डायरेक्ट पुलिस को गिरफ्तार करने का पावर नहीं है। उसको जो है, उसको बोलते हैं CRPC का 41A का नोटिस देना होगा। तो 41A CRPC का नोटिस देना होगा, और नोटिस दे करके उसको थाना में या तो पुलिस स्टेशन में या तो कोर्ट में हाजिर होकर के अपने पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा, और उससे निवेदन किया जाएगा कि आप जो है अपने केस में जमानत करा लीजिए। तो उसमें नोटिस के बाद ही उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर वो कोऑपरेट नहीं करेगा, अगर वो पुलिस का कोऑपरेट नहीं करेगा या कोर्ट में हाजिर नहीं होगा,
तो वैसे स्थिति में फिर उसके खिलाफ में आगे कार्रवाई किया जा सकता है। लेकिन साधारण नियम ये है कि 7 साल तक के कम के सज़ा में जो है पुलिस को गिरफ्तार करने का अधिकार अब नए संशोधन के बाद जो है ये रोक लग गया। पहले पावर था कि हर केस में गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कोई केस ऐसा अपराध किया गया है जिसमें ऑन स्पॉट अगर किसी को पकड़ा जाता है तो फिर ये नियम लागू नहीं होगा। ऑन स्पॉट अगर कोई घटना घटा है, जैसे मान लीजिए कोई चोरी करके भाग रहा है ना, पुलिस के सामने ही कोई चीज़ जो है छीन करके, किसी का मोबाइल छीन करके भाग रहा है, तो वहाँ नोटिस की आवश्यकता नहीं, तत्काल उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब केस जो है ये पुलिस गिरफ्तार कर सकती है नहीं कर सकती, इस पर था। जो साधारण प्रकृति का अपराध होता है उसमें पुलिस को पावर ही नहीं कि उसको गिरफ्तार कर सके। उसके लिए नियम क्या है, लॉ ये कहता है कि उसके लिए जो है पुलिस तभी गिरफ्तार कर सकती है जब जो है या तो कोर्ट के द्वारा इशू किया जाएगा वारंट, या तो पुलिस को ऐसा लगता है कि उसमें वारंट जो है वो कोर्ट से मांगा जाना चाहिए, तो कोर्ट से मांगा जाएगा, तभी उसमें जो है उसको गिरफ्तार किया जा सकता है साधारण प्रकृति के केस में। लेकिन संज्ञेय प्रकृति में जैसे मैंने कहा कि 7 साल तक के मामले में गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं। 7 साल से ऊपर जब होगा तो उसको गिरफ्तार, जैसे मर्डर वगैरह के केस में, रेप का केस में, सब में पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन छोटा मोटा केस जो रहेगा जिसमें 7 साल तक के कम सजा, जिसमें एक और उदाहरण बता रहे हैं, जो 498A का केस होता है, जो दहेज मामला को लेकर के या अन्य तरीके से प्रताड़ित करने को लेकर के जो केस किया जाता है, उसमें पुलिस को डायरेक्ट गिरफ्तार करने का वो पावर नहीं है। अब उसको जो है कोर्ट से अनुमति लेनी होगी, कोर्ट से बोलते हैं जब उसको नोटिस देनी होगी। नोटिस देने के बाद अगर वो गिरफ्तार नहीं हो, अगर वो पुलिस का कोऑपरेशन नहीं कर रहा है या कोर्ट का सहयोग नहीं कर रहा है, तभी जाकर के उसको आगे का वारंट कर उसको जो है गिरफ्तार करने का पुलिस को अधिकार है। अब हम लोग आते हैं कि कब किस स्थिति में जो है वो वारंट इशू किया जाएगा। तो पहला है कि जब भी वारंट इशू करने का पहला एक लोग जान लीजिए कि वारंट जो है वो केवल कोर्ट ही इशू कर सकता है, पुलिस को पावर नहीं वारंट इशू करने का। वारंट जो होगा वो कोर्ट ही इशू करेगा, कोर्ट ही जारी करेगा। तो कब जारी करेगा, एक समय रहता है जारी करने का कि पुलिस जो है वो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाह रही है जिसको हो सकता है कि 41A भी हो गया हो, या हो सकता है कि वो 307 का मामला हो, है ना, मारने का, जान से मारने का प्रयास किया हो। ऐसे किसी केस में पुलिस जो है उसको गिरफ्तार करने का अपने से प्रयास कर रही है ना, लेकिन वो जो है गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। उसको तो पावर है ही गिरफ्तार करने का। तो कुछ जगह में अगर वो यहाँ से चला गया या कहीं और भी चला गया, कहीं रह रहा हो, उस घर में ना हो, घर में रहेगा तो उसको तो पावर है ही गिरफ्तार करने का। तो वैसी स्थिति में पुलिस क्या करती है कि अपनी सुविधा के लिए, कभी कभी पुलिस अपनी सुविधा के लिए भी कोर्ट से वारंट ले लेती है। बहुत बार ऐसा होता है कि बिना वारंट का किसी के यहाँ जाने पर जो है वो दिक्कत होती है। तो वैसी स्थिति में पुलिस जो अपनी सुविधा के लिए वारंट कोर्ट से ले लेती है। हालांकि सभी जो है जो गंभीर प्रकृति का अपराध है उसमें पुलिस को कहीं वारंट की आवश्यकता नहीं है, वो बिना वारंट भी उसको गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन पुलिस जो है कभी कभी वारंट जो है कोर्ट केस से ले करके उसको गिरफ्तार करती है। तो अगर पुलिस के कार्य में आप सहयोग नहीं करेंगे, है ना, अगर आप पुलिस कह रही है कि आप सरेंडर कर दीजिए, आप सरेंडर नहीं कर रहे हैं, है ना, या तो सरेंडर आप कोर्ट में कीजिए या तो आप थाना में कीजिए, है ना। अगर आप उसके द्वारा सरेंडर नहीं किया जा रहा है तो फिर उसको पुलिस जो है बिना वारंट का अगर उसको गिरफ्तार करने का अधिकार है, गंभीर प्रकृति का अपराध है, तो उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। और अगर साधारण प्रकृति का अपराध है तो कोर्ट से वारंट लेकर के गिरफ्तार कर सकती है, या हो सकता है कि कोर्ट खुद भी जारी कर दे वारंट। तो ये स्थिति है। तो पुलिस को ये इस स्थिति में वारंट जारी करने का, वारंट का प्रेयर करके वारंट लेने का अधिकार है। दूसरा चीज़ जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस ने केस किया, केस होने के बाद उन्होंने सारा प्रक्रिया किया, गिरफ्तार करने का भी प्रयास किया, उसके बाद भी वो गिरफ्तार नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या किया कि उसको बाकी जो प्रक्रिया है उसको वारंट करने के बाद भी अगर वो गिरफ्तार नहीं हुआ तो फिर उसमें जो है उद्घोषणा की जाती है, 82 का प्रोसेस किया जाता है। फिर 82 का जो सर्विस हो जाए उसका तामीला हो जाता है।
उसको प्रॉपर तरीके से जो है उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, तब जा कर के फिर उसमें होता है कि पुलिस को कोर्ट जो है 83 मतलब संपत्ति को कुर्क करने का भी आदेश पुलिस लेती है। तो ये पुलिस जब उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, उस स्थिति में इस तरह का प्रॉब्लम आती है, तब वो लेती है। दूसरा स्थिति ये होता है कि पुलिस में FIR हो गया, FIR होने के बाद वो चार्जशीट भी पुलिस जो है ना सबमिट कर दिया, लेकिन अभियुक्त जो है अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो वैसी स्थिति में भी जो है वो कोर्ट का अधिकार है, जब देखती है कोर्ट की जो है इसी कोर्ट ये देख रही है कि इसको सारा प्रक्रिया पुलिस के द्वारा किया गया, तब भी जो है ये आदमी हाजिर नहीं हुआ, तो जब चार्जशीट सबमिट हो जाता है तो उसको भी चार्जशीट सबमिट होने के बाद, केस डायरी चार्जशीट सबमिट होने के बाद उसमें संज्ञान लिया जाता है कोर्ट के द्वारा। और जब संज्ञान लिया जाता है कोर्ट के द्वारा, तब फिर जो है कोर्ट क्या करती है कि सबसे पहले उसको प्यार से जो है वो सम्मन इशू करती है ना। तो सम्मन जब इशू किया जाता है तो उसमें कोर्ट उसको नोटिस करती है। सम्मन का मतलब एक तरह का नोटिस है, और नोटिस करके जो है उसको बुलाती है कोर्ट में कि आप जो है आपके खिलाफ FIR है, आप जो है आपके खिलाफ ये धारा लगा हुआ है, उनका नाम पता एड्रेस सबको लिखते हुए आप जो है अपने या तो अपने अधिवक्ता के माध्यम से यहाँ उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। ये कोर्ट के द्वारा नोटिस किया जाता है, मतलब सम्मन किया जाता है। तो ये इसमें गिरफ्तारी नहीं होता है। इसमें सम्मन में जो है, सम्मन का मतलब है एक तरह से सिंपल साधारण तरीके से कह सकते हैं कि ये सिंपल एक नोटिस है, तो नोटिस में गिरफ्तार करने का कोई बात ही नहीं है। तो जब वो नोटिस हो जाए और उसके बाद भी चला जाता है, नोटिस भी दो तरीके से किया जाता है, एक तो कोर्ट के द्वारा किया जाता है और एक कभी कभी थाना के द्वारा भी नोटिस को तामीला कराया जाता है। तो अगर वो तामीला होके आ जाता है, मतलब सर्विस होके आ गया, उसको नोटिस दे दिया गया, नोटिस उसको प्राप्त हो गया, नोटिस प्राप्त होने के बाद भी अगर वो आदमी एक पर्याप्त समय के बाद नहीं आता है, तब क्या करता है कोर्ट जो है उसको वारंट इशू करता है ना। तो ये एक स्थिति है वारंट इशू करने का। अभी हम उसको नॉन बेलेबल के पहले और बता रहे हैं, ये पुलिस केस के द्वारा होता है। अब हम चलते हैं कंप्लेन केस में, जहाँ पुलिस केस नहीं लेने पर कोर्ट में जब केस किया जाता है, तो वहाँ अभी हम लेके आते हैं कैसे वहाँ शुरू होता है। कोर्ट में जब केस किया जाता है, तो कोर्ट में जब केस किया जाता है तो वहाँ इंक्वायरी होता है। पहले ऐसे और इंक्वायरी बोलते हैं। शपथ पत्र जो है, शपथ पर जो है वो जो आदमी केस करता है उस आदमी को जो है वो क्या बोलते हैं कि उसका ऐसे और इंक्वायरी होता है। ऐसे इंक्वायरी होने के बाद जो है उसका फिर जो है क्या बोलते हैं कि कॉग्निस लिया जाता है वो केस का, ऑफेंस का। हालांकि कहा जाता है कॉग्निस तो केस फाइल करते समय हो जाता है, लेकिन प्रमा फेसाई देखा जाता है, प्रथम दृष्टिया ये देखा जाता है कोर्ट के द्वारा कि क्या इस अभियुक्त के विरुद्ध है ना आगे की कार्रवाई करने के लिए इतना जो ऐसे और इंक्वायरी हुआ कोर्ट में, अपने कोर्ट ने मतलब मजिस्ट्रेट के द्वारा जो इंक्वायरी किया गया, इसमें क्या कोई पर्याप्त ऐसा है, कोई पर्याप्त कारण है कि इसको जो है आगे भी इसको आगे भी बढ़ाया जा सके। तो अगर ऐसा स्थिति रहता है तो फिर कोर्ट जो है उस पर प्रमा फेसाई जो है वो पाते हुए किस किस धारा में उसके खिलाफ में जो है प्रमा फेसाई केस जो है बनता है, प्रथम दृष्टया मामला किस किस धारा में बनता है, तो उसको मेंशन करते हुए वो लिखते हुए एक ऑर्डर पास होता है। और जब ये ऑर्डर पास हो जाता है तब फिर कोर्ट के द्वारा सम्मन इशू किया जाता है। जैसे वहाँ सम्मन इशू किया जाता है कब, जब कोर्ट में जो है चार्जशीट दाखिल हो जाता है, उसके खिलाफ संज्ञान हो जाता है पुलिस केस के मामले में तब। और अगर ये कंप्लेन केस है, मतलब कि वो केस जो है वो कोर्ट में किया गया है, तो उसके खिलाफ जब प्रथम दृष्टया मामला पाया जाता है तब उसके खिलाफ में जो है वो सबसे पहले सम्मन इशू किया जाता है, उसके बाद फिर वारंट इशू किया जाता है। एक ये हो गया। तो एक तरीका ये बताया हमने, दूसरा तरीका ये बताया। अब हम तीसरा तरीका और बता रहे हैं। ये जो वारंट इशू किया गया, ये जो वारंट इशू किया जाएगा, ये अभियुक्त के खिलाफ, मतलब जो अपराध करने वाला व्यक्ति है, अभियुक्त हम लोग कहते हैं कानून की भाषा में, जो अपराध करने वाला व्यक्ति है उसके खिलाफ इशू होता है। लेकिन एक और तरीका है जिसमें गवाह के खिलाफ भी वारंट इशू होता है। तो केस में गवाह के खिलाफ या तो अभियुक्त के खिलाफ, दोनों ही के खिलाफ वारंट इशू हो सकता है। अब हम यहाँ बताएंगे कि गवाह के खिलाफ कब वारंट हो सकता है। अगर पुलिस ने चार्जशीट सबमिट कर दिया, जैसे हमने कहा आपको अभी,
पुलिस ने चार्जशीट सबमिट कर दिया, केस में कॉग्निजेंस हो गया, अभियुक्त हाजिर हो गया, है ना, तो उसके लिए फिर केस में चार्ज फ्रेम किया जाता है या अभियोग का सारांश सुना जाता है पार्टी को कि आपके खिलाफ ऐसा ऐसा आरोप है, आप क्या कहना चाहते हैं, स्वीकार करते हैं क्या अस्वीकार करते हैं। तो अगर स्वीकार करते हैं कहता है तो मामला अलग तरीके से चलेगा, मतलब वहाँ से समाप्ति की ओर केस आगे बढ़ेगा। और अगर वो डिनाई करता है, मतलब अस्वीकार करता है कि नहीं नहीं हम ऐसा कोई जो है अपराध नहीं किए, मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया गया, तब फिर केस में आगे गवाही शुरू होता है, जो हम पहले भी क्लास में बताए थे। तो वहाँ से गवाही शुरू होता है। तब जब गवाही शुरू होता है तब वहाँ फिर इसी तरह से सबसे पहले सम्मन भेजा जाता है, जो गवाह होता है उसको सम्मन भेजा जाता है। अगर वो सम्मन पर हाजिर नहीं होता है, तामीला हो गया, सर्विस हो गया, उसके बाद भी वो हाजिर नहीं होता है तो फिर उसको वारंट भेजा जाता है। तो कहने का मतलब अभी हम आपको तीनों चीज़ों को एक साथ लेने का प्रयास किए कि अगर पुलिस केस हुआ है तब भी, अगर कोर्ट के द्वारा जो है कोर्ट में अगर केस किया गया तब भी, दोनों स्थिति में अगर सम्मन करने के बाद भी अभियुक्त नहीं आ रहा है, जिसके ऊपर केस हुआ है वो नहीं आ रहा है, तब वारंट इशू किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। और अगर गवाही में केस चल रहा है और गवाह को भी सम्मन किया गया, उसके बाद भी वो नहीं आ रहा है, नोटिस करने के बाद भी वो नहीं आ रहा है, तब उसके खिलाफ में वारंट इशू किया जाएगा। अब मज़ेदार बात क्या है कि वारंट जो इशू किया जाएगा, अब आएगा यहाँ पे कि वारंट का तरीका क्या है, वारंट किस तरह से तैयार किया जाता है। तो वारंट तरीका जारी करने का तरीका ये है कि उसमें जो है किस कोर्ट से इशू किया जा रहा है उसका ऊपर में नाम रहता है, इन द कोर्ट ऑफ फलना फलना फलना, और उसके बाद ये भी रहता है उसमें कि किसको वारंट किया जा रहा है, उस पार्टी का नाम और एड्रेस। अभियुक्त होगा या तो गवाह होगा, दोनों को ही वारंट होगा। तो किसको किया जा रहा है उसका नाम और पूरा डिटेल, पिता का नाम, पूरा एड्रेस रहेगा। तो किसी पुलिस पदाधिकारी को दिया जाता है और मुख्य रूप से जो है वो नियम क्या बोलते हैं, साधारण प्रचलन में ये है कि थाना प्रभारी के नाम से जो है थाना प्रभारी फलना फलना, थाना प्रभारी ये, थाना प्रभारी ये। तो उस संबंधित थाना प्रभारी को, जिस थाना का वो केस है, उस संबंधित थाना प्रभारी को वो भेजा जाता है, उस थाना प्रभारी के नाम से वो वारंट इशू किया जाता है। और वारंट का नियम क्या है कि जो वारंट इशू किया जाता है, अभी हम नॉन बेलेबल में जाएंगे। वारंट का नियम यह है कि जब भी कोई वारंट किसी के खिलाफ में अगर जारी हो गया तो उसका असर, मतलब उसका प्रभाव है ना, जब तक वो आदमी गिरफ्तार नहीं हो जाता है ना, या उसको तामीला नहीं कर दिया जाता है, तब तक उसका प्रभाव बना रहता है। तामीला का मतलब ये है कि अगर उसको, कभी कभी होता है कि बेलेबल वारंट इशू किया जाता है और बेलेबल वारंट इशू होने के बाद अगर पुलिस जो है उससे, अभी हम बताएंगे उसमें, अगर उससे बॉन्ड लेकर के छोड़ देती है, जमानत लेकर छोड़ देती है, जमानतनामा लेकर के छोड़ देती है, तो उसको कहा जाएगा कि हाँ बेलेबल वारंट का तामीला हो गया। लेकिन अगर नॉन बेलेबल वारंट इशू किया गया है तो नॉन बेलेबल वारंट का मतलब ही है कि जब तक वो आदमी गिरफ्तार नहीं होगा तब तक वो नॉन बेलेबल वारंट जो है उसका प्रभाव बना रहेगा, चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे। वो वारंट एक बार कोर्ट से इशू हो गया तो वारंट मतलब वारंट है, उसका तामीला होगा तभी वो हो सकता है, या उस पर जब तक कोई रिपोर्ट पुलिस नहीं जमा करती है किस कारण से उसका तामीला नहीं हो पा रहा है, किस कारण से नहीं दिया जा पा रहा है, तभी हो सकता। वारंट का प्रभाव यही है कि वारंट का मतलब यही है कि वो जब तक उसका तामीला नहीं हो जाता तब तक उसका वारंट का प्रभाव होता है। अब आते हैं हम लोग बेलेबल वारंट और नॉन बेलेबल वारंट। बेलेबल वारंट और नॉन बेलेबल वारंट में फ़र्क केवल इतना है, वारंट दोनों ही है, कानून के दृष्टिकोण से दोनों ही वारंट है। और जैसा हमने कहा कि अभियुक्त के खिलाफ और गवाह के खिलाफ, दोनों के खिलाफ वारंट होगा। बेलेबल और नॉन बेलेबल वारंट में फ़र्क केवल इतना ही है कि जब किसी खिलाफ बेलेबल वारंट जारी हो जाता है, गवाह के खिलाफ या अभियुक्त के खिलाफ, तो उसका प्रभाव ये है कि उसमें जो है, चूँकि वारंट जो दिया जाता है वो पुलिस को दिया जाता है ना, कि आप लीजिए और इसको तामीला कराइए, इसको गिरफ्तार कीजिए या उसको तामीला कराइए। तब बेलेबल वारंट का मतलब क्या है कि बेलेबल वारंट जब पुलिस को दिया जाता है तो पुलिस को ये अधिकार होता है ना, कि उस व्यक्ति को बिना गिरफ्तार किए उस व्यक्ति को बुलाए कि आपके खिलाफ वारंट इशू हुआ है, आप आइए,
जब वो थाना में आता है तो उससे क्या किया जाता है, थाना प्रभारी के द्वारा या उस केस का जो भी आयु है या और भी पदाधिकारी हैं, जो भी थाना के हिसाब से सुविधाजनक हो, उससे जो है वो जमानतनामा लिया जाता है। बेलबर वारंट का नियम क्या है, फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं कि उसमें व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, क्योंकि उसका नाम ही है बेलेबल, है ना। उसमें बेल दे देना है, पुलिस को बेल दे देना है। बेल देना का मतलब है कि इसमें मुचलका दाखिल किया जाता है, जमानतनामा दिया जाता है कि जो जिस व्यक्ति के खिलाफ वारंट इशू हुआ है उस व्यक्ति को भी और जो उसका एक दो संबंधी या उसका हित नात लोगों को बुला करके जमानतनामा लिया जाता है कि हाँ ये व्यक्ति जो है वो व्यक्ति पर्सनली भी देगा कि हाँ हम जो है अमुक तारीख को हम कोर्ट में हाजिर हो जाएंगे, है ना, जो उसमें डेट दिया गया होगा या किसी भी तारीख जो उसमें मेंशन होगा या तो नहीं भी होगा तो उसमें कोर्ट में हाजिर होने का वो बोलेगा कि हम कोर्ट में हाजिर हो जाएंगे। और जो उसके जमानतनामा लेने वाले जो लोग होंगे, 2 लोग, वो भी इस बात को इश्योर करेंगे कि हाँ ये आदमी को हम लोग कोर्ट में जाने के लिए हम लोग इसको बोलेंगे, कोर्ट में ये जाएगा, इसका हम लोग इश्योर करते हैं, हम लोग इसको जिम्मानामा लेते हैं कि इसको हम लोग कोर्ट में हाजिर करा देंगे। तो बेलेबल वारंट का मतलब क्या हुआ कि पुलिस जो है उसमें जमानतनामा लेकर के जिसके खिलाफ में वारंट बेलेबल वारंट इशू हुआ है, जिसको हम लोग BW कहते हैं, तो उसको थाना में ही बेल दे करके उसको जमानतनामा ले लेगी, है ना, बाउंड ले लेगी उससे, और उसको फिर वहाँ से बिना गिरफ्तार के उसको घर भेज देगी, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये इसका बेलेबल वारंट का ये इसका तरीका है। दूसरा है नॉन बेलेबल वारंट। जैसा हमने कहा कि दोनों ही वारंट जो है वो कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है, जो संबंधित केस जहाँ चल रहा है वहाँ से इशू किया जाता है। तो नॉन बेलेबल वारंट जो होता है, जिसका हम लोग हिंदी में इसको जमानती क्या बोलते हैं, जमानती अधिपत्र कहते हैं, और उसको गैर जमानती अधिपत्र कहते हैं। जमानती वारंट या गैर जमानती वारंट, नॉन बेलेबल, है ना। जैसे हमने अभी बताया कि नॉन बेलेबल वारंट क्या है, ठीक उसके उल्टा है। बेलेबल वारंट में पुलिस को पावर है कि उसको गिरफ्तार नहीं करेगी, बल्कि उसको जमानतनामा लेकर के छोड़ देगी। लेकिन नॉन बेलेबल वारंट अगर किसी के खिलाफ हो गया तो फिर चाहे वो गवाह हो, चाहे वो अभियुक्त हो जिसके खिलाफ में केस किया गया हो, दोनों ही स्थिति में पुलिस को ये पावर नहीं है कि उस आदमी को जमानत दे दे। तो वैसे स्थिति में जो है पुलिस को हर हाल में जो है गिरफ्तार करना है उस व्यक्ति को, और गिरफ्तार करके जो है वो उसको ले जाना है, कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना है। नॉन बेलेबल वारंट का यही खूबी है कि उसमें पुलिस को कोई अधिकार नहीं होता है, उसको हर हाल में गिरफ्तार करके फिर संबंधित न्यायालय में जहाँ से गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है वहाँ उसको पहुँचाना ही पहुँचाना है। और ये वारंट, जैसे हमने कहा कि वारंट जो है वो तब तक उसका प्रभाव रहेगा वारंट का जब तक जो है वो गिरफ्तार या उसका तामीला नहीं किया जाता है, तब तक उस वारंट का प्रभाव बना रहेगा। तो शॉर्ट में अगर हम कहें तो आप लोग के लिए यही बेलेबल वारंट और नॉन बेलेबल का प्रभाव है, चाहे वो गवाह के लिए हो या अभियुक्त के लिए हो। तो इसके बाद अगर आप लोग को इसमें अगर कोई संदेह हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगर है तो पूछ सकते हैं आप लोग एक एक करके। अब आगे हम अगर थोड़ा सा और आगे इसको बढ़ाना चाहते हैं तो हम ये बढ़ा सकते हैं कि जैसे नॉन बेलेबल वारंट इशू हो गया किसी के खिलाफ, तो गिरफ्तारी होकर जब आता है तो वहाँ उसको फिर गिरफ्तार होकर अगर वो आया हुआ है तो उसको जेल जाना निश्चित है ना। अगर वो अभियुक्त है तो उसका जेल जाना निश्चित है, वो जेल चला जाएगा। लेकिन अगर वो गवाह है तो नॉन बेलेबल वारंट में भी गवाह को अगर वो पकड़ के लाया गया है तो वहाँ एक ऑप्शन रहता है कि वो यहाँ आकर के वो जमानतनामा लेता है, वहाँ कोर्ट में जमानत लेगा, उसको पुलिस जमानत नहीं दे सकती है क्योंकि नॉन बेलेबल वारंट हो गया। तो गवाह भी अगर पकड़ा के आता है तो वहाँ भी उसको जमानतनामा लेना पड़ता है कोर्ट में आकर के कि हमको जमानत दिया जाए, हम अमुक तारीख को आकर के गवाही दे देंगे। ऐसा जो है वो बाउंड भर के उसको पर्सनल बाउंड पर छोड़ा जाता है कि ठीक है इसका जो अगला डेट है उस डेट को आप आ जाइएगा, उससे भी बाउंड लिया जाता है। और उसके बाद फिर वो अगला डेट में आकर के गवाही देता है। तब फिर उसको केवल जो है जब तक अगला डेट जब तक ये नहीं होता है, जब तक वो गवाही नहीं देता है तब तक उसका वारंट का प्रभाव बना रहेगा, है ना। जब गवाही देगा तब वो ख़त्म हो जाएगा, तब उसको रिकॉल दे दिया जाएगा, एक तरह से लिखित में दे दिया जाएगा क्या इसकी गवाही होगी। लेकिन अगर अगला डेट को नहीं आता है तो फिर उसके खिलाफ में NBW इशू किया जा सकता है ना, या पुलिस को डायरेक्शन दिया जा सकता है कि इसको फिर से गिरफ्तार करके लाइए।
तो यही है, मतलब NBW का प्रभाव यही है कि उसको जेल जाना होगा। और उसके बाद अगर NBW के बाद भी अगर कोई आदमी नहीं आता है, खास करके अभियुक्त के मामले में, तो उसके खिलाफ फिर उद्घोषणा जारी किया जाता है, 82 का प्रक्रिया किया जाता है। उसमें उसको जो है उद्घोषणा ये कहा जाता है कि अगर आप जो है एक जो उसमें तारीख है, उस तारीख के अंदर में अगर आप उपस्थित नहीं होते हैं तो उसमें आगे की कार्रवाई की जा सकती है, हो सकता है कि खिलाफ में कुर्की भी जारी हो सकता है। तो वहाँ जब इश्तिहार जारी होता है, जिसको उद्घोषणा कहते हैं हम लोग, इश्तिहार जारी होता है, तो इश्तिहार का तरीका क्या है कि जो फॉर्मेट बना हुआ है CRPC में, उस फॉर्मेट में डिटेल लगा करके फिर उसको उसका दरवाज़ा में, उसके दीवार में चिपका दिया जाता है इश्तिहार को, कि आप कोर्ट में हाजिर होइए, आपको हाजिर होना है, आप वारंट पर भी नहीं आए, गिरफ्तारी भी नहीं किया जा रहा है, NBW के बाद भी नहीं किया जा रहा, तो उसका दरवाज़ा में या उसके दीवार में चिपका दिया जाएगा कि आपको जो है वो इश्तिहार उसको चपका कर दिया कहते हैं। इतना करने के बाद भी नहीं आता है, 1 महीना बीत गया या और भी समय बीत गया है ना, और पुलिस का ये रिपोर्ट आ जाता है कि उसको दरवाज़ा में चिपका दिया गया, विधिवत तरीके से उसका तामीला कर दिया गया। उसके बाद भी अगर वो आदमी नहीं आता है, अभियुक्त नहीं आता है, तब जो है अल्टीमेटली पुलिस जो है उस संपत्ति की कुर्की करती है। उसका जो संपत्ति होगा उसको कुर्की किया जाएगा, मतलब उसको जब्त किया जाएगा, है ना, उसके संपत्ति को, जो भी संपत्ति उसको जब्त कर दिया जाएगा, है ना, और जब्त करके उसको जो है वो पुलिस अपने कस्टडी में ले लेगी और उसका सूचना जो है वो कोर्ट को दे देगी कि इतना संपत्ति, ये चीज़ जो है वो जब्त कर लिया गया। तो ये है बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट और कुर्की तक का प्रभाव। तो इतना ही काफ़ी है, हमको लगता है कि इससे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है फ़िलहाल। अगर कोई सवाल है तो बताइए फिर। हाँ चलिए, ये भी एक अच्छा सवाल है। लाल वारंट को कानूनी दृष्टिकोण से हम लोग उसको परमानेंट वारंट बोलते हैं। लाल वारंट इसलिए कहा जाता है इसको कि जब भी ये वारंट बनता है तो इसको पूरे लाल तरीके से, लाल पेन से लिखा जाता है ना। वो वारंट जो होगा, जैसा जनरली क्या है कि ब्लू से या तो काला पेन से, जनरली ब्लैक पेन से वारंट भरा जाता है, और NBW है तो उसमें रेड पेन से NBW लिखा जाता है, या बेलेबल वारंट को भी BW लिखा जाता है रेड पेन से, या ब्लैक से लिखा जाता है। लेकिन परमानेंट वारंट जो होता है, जिसको लाल वारंट बोलते हैं, वो वारंट जो है उसको पूरा का पूरा भर, केवल जो है मजिस्ट्रेट का या जज का साइन, केवल जो है अपना ब्लू या ब्लैक जो भी रंग है उसके साइन करने का केवल वो रहता है। अब बाकी टोटल चीज़ जो भी उसमें भरा रहता है वो सब के सब रेड कलर से भरा जाता है। रेड कलर से भरने के कारण इसको लाल वारंट कहा जाता है। लेकिन ये इशू कब किया जाता है? ये इशू किया जाता है तब कि जब अभी हमने जैसे बताया आप लोगों को कि उसका संपत्ति कुर्क हो गया, मतलब सम्मन भी जारी किए तब भी नहीं आया, तामीला हो गया तब भी नहीं आया, BW किया गया तब भी नहीं आया जवान, उसके बाद उसका भी तामीला हो गया, उसका भी सर्विस रिपोर्ट आ गया तब भी नहीं आया वो आदमी, है ना, जिसके खिलाफ वारंट इशू हुआ, खास करके अभियुक्त। उसके बाद जो है NBW इशू किया गया कि पुलिस गिरफ्तार करके लाए, तब भी वो आदमी फरार हो गया, नहीं आ रहा है ना। वैसे स्थिति में जो है फिर 82 का प्रक्रिया किया जाता है, इश्तिहार का प्रक्रिया किया जाता है, उसको चपका दिया गया। चपकाने के बाद भी वो हाजिर नहीं हो रहा है, फिर उसका संपत्ति को कुर्क कर दिया गया, उसके बाद भी नहीं आ रहा है, तब फिर इसके बाद का प्रक्रिया जो होता है एक स्टेज आगे, उसी में जो है हम लोग कोर्ट के द्वारा जो है वो परमानेंट वारंट इशू किया जाता है। वो सारा प्रक्रिया करने के बाद जब 2 बार 3 बार नोटिस दे देगा 41A का, उसके बाद भी अगर वो हाजिर नहीं होगा, है ना, पुलिस के सामने हाजिर नहीं होगा, है ना, कोर्ट में बेल नहीं कराएगा, तब फिर उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, है ना। लेकिन अगर 41A का नोटिस नहीं किया गया है उसको, तो उसको अगर वो 7 साल तक का सज़ा का प्रावधान है, किसी में 3 साल है, मान ली कोई 5 साल का अपराध है, तो ऐसे केस में जैसे हमने एक उदाहरण बताया था आपको कि 498 का हो या 406 का मामला हो, पैसा लेन देन का मामला हो, पैसा लिया वापस नहीं कर रहा हो, उसमें 3 साल का सज़ा का प्रावधान है, वैसे केसेस में जो है वो पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, उसको नोटिस देगी 41A का, और उसके बाद अगर वो 2-3 बार नोटिस देने के बाद भी अगर वो हाजिर नहीं होता है, तब जो है उसको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, नोटिस देने के बाद। ऐसे नहीं कर सकती, ये अब नया नियम आ गया है इसमें। पहले था कि किसी भी केस में गिरफ्तार, संज्ञेय अपराध है बस पुलिस गिरफ्तार कर लेती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है ना। जी हम देर से जुड़े सर। हाँ, मैंने शुरू में ही बताया था कि जैसे
एफआईआर किस मामले में होगा? संज्ञेय मामले में होगा, और असंज्ञेय मामले में स्टेशन डायरी मेंशन किया जाता है ना। तो एफआईआर सीधा भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर एफआईआर पुलिस नहीं लेती है तो साधारणतः प्रक्रिया यही है कि आप उसके वरीय पदाधिकारी से संपर्क करने का प्रयास कीजिए, डीएसपी हो गया या एसपी हो गया। अगर उसके बाद भी अगर आपका एफआईआर लॉन्च नहीं होता है तो आप जो है सीधे सीधे जा कर के संबंधित न्यायालय जो आपके थाना क्षेत्र का केस को देखती है, या उस जिला का जो मजिस्ट्रेट होगा, है ना, जहां आपका मतलब अभी क्या है ना कि अभी हर मजिस्ट्रेट को बांट दिया गया कि कौन मजिस्ट्रेट जो है वो कौन थाना का केस को देखेगा, है ना। तो वो वकील के माध्यम से, मुंशी के माध्यम से पता चल जाएगा, कोर्ट में जाइएगा तो कहने का मतलब आपका जो संबंधित मजिस्ट्रेट है, आपके थाना का जो मजिस्ट्रेट है, वहाँ जा कर के आप सीधे सीधे जो है ना वकील के माध्यम से या अपने तरीके से जो है वो केस को बना करके, जो आपके साथ घटना घटी है, बना करके जो है वो आप उसको फाइल कर सकते हैं सीधे कोर्ट में। तो जब कोर्ट में फाइल करेंगे तो वहाँ भी दो तरीका हो जाता है। जब बात निकला तो आपको बता रहे हैं, कोर्ट में जब केस फाइल करेंगे तो दो स्थिति उत्पन्न होती है कि अगर गंभीर प्रकृति का अपराध है जिसमें मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि नहीं, इस केस में जो है वो जांच किया जाना चाहिए और ये जांच जो है वो पुलिस जो है बेहतर तरीके से कर सकती है ना, तो उसको फिर जो है एफआईआर दर्ज करने के लिए और अनुसंधान करने के लिए जो है वो मजिस्ट्रेट जो है वो फिर थाना भेज देगा, है ना। मतलब अगर पुलिस जो है एफआईआर नहीं दर्ज कर रही है तो एक तरीका है कि कोर्ट में भी आप फाइल करके कोर्ट से भी भिजवा सकते हैं कि भाई इसमें एफआईआर दर्ज करिए। तो तब पुलिस को मजबूरी हो जाएगा, जब कोर्ट से आ जाएगा तो फिर पुलिस को मजबूरी हो जाएगा कि उसे एफआईआर दर्ज करेगा और फिर जो उसमें जो है अनुसंधान जारी करेगा, है ना। 156(3) जो सीआरपीसी का प्रावधान है, कहीं से देखना होगा तो देख लीजिएगा या नेट में भी मिल जाएगा। 156(3) के तहत जो है वो मजिस्ट्रेट जो संबंधित मजिस्ट्रेट जो है उस केस को अगर ऐसा लगे उसको कि नहीं इसमें हम अपने तरीके से जांच करेंगे तो बहुत कुछ निकल के नहीं आएगा, पुलिस जो है इसमें बेहतर जांच पड़ताल कर सकता है ना, तो उसको एफआईआर दर्ज करने के लिए और अनुसंधान करने के लिए वो यहाँ से चिट्ठी बना करके और जो कंप्लेन आप फाइल किए उसका कॉपी लगा करके भेज दिया जाएगा। उसके आधार पर फिर एफआईआर होके फिर थाना वाला उसको एफआईआर करेगा, उसकी मजबूरी है, उसको एफआईआर करना है, फिर एफआईआर होकर के वो आ जाएगा फिर मजिस्ट्रेट के पास, फिर पुलिस केस की तरह उसका केस चलेगा। ये उसका प्रक्रिया सिंपल तरीके से।